नमस्कार। हम में से बहुत से लोग वोट तो डालते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि हमारा वोट आखिर काम कैसे करता है? तो चलिए आज भारतीय चुनाव प्रणाली की इस उलझी हुई दुनिया को थोड़ा सुलझाते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेला वोट देश की सरकार बनाने में कैसे मदद करता है? सुनने में ये पूरा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इस चर्चा के आखिर तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हर एक वोट में कितनी ताकत छिपी होती है। चलिए इसे एक नंबर से समझते हैं। 1.3 करोड़। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2019 के लोकसभा चुनावों में रजिस्टर हुए नए वोटरों की संख्या थी। इतनी बड़ी तादाद के चलते इस सिस्टम को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। चुनावों को समझने के लिए सबसे पहले हमें सरकार के स्ट्रक्चर को समझना होगा। यही हमारे वोट की बुनियाद है। भारत में एक फेडरल सिस्टम है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे यहाँ 2 लेवल पर सरकारें हैं। एक केंद्र सरकार जो पूरे देश के मामले देखती है, और फिर हर राज्य की अपनी अपनी राज्य सरकार। और केंद्र सरकार के दिल में है भारतीय संसद। ये देश की सबसे बड़े कानून बनाने वाली संस्था है। मतलब यही वो जगह है जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, इसमें सदस्य सीधे जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जहां सदस्य सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अब जब हम स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो आइए उन 3 मेन चुनावों पर नजर डालते हैं जिनसे ये सरकारी पद भरे जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आम चुनाव, यानी लोकसभा चुनाव। यही वो बड़े इलेक्शंस हैं जो तय करते हैं कि देश की सरकार कौन बनाएगा। अब देखिए होता क्या है। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग सीधे वोट डालकर अपने इलाके के लिए एक संसद सदस्य यानी एमपी चुनते हैं। इसके बाद आता है जादुई आंकड़ा 272। जिस भी पार्टी या गठबंधन को 272 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, वो बहुमत हासिल कर लेती है, और उसी बहुमत वाली पार्टी का नेता बनता है देश का प्रधानमंत्री। फिर आते हैं राज्यसभा के चुनाव, और ये मामला थोड़ा अलग है। ये एक इनडायरेक्ट चुनाव है। मतलब इसमें आम जनता वोट नहीं करती, बल्कि हर राज्य के चुने हुए विधानसभा सदस्य, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ये सदस्य फिर संसद में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के बारे में कुछ और मजेदार बातें। यहाँ सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और हर 2 साल में 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें आर्ट, साइंस या सोशल सर्विस जैसे क्षेत्रों में महारत हासिल होती है। जैसे 2012 में सचिन तेंदुलकर और रेखा जी को नॉमिनेट किया गया था। और तीसरा है राज्य विधानसभा चुनाव, यानी विधानसभा चुनाव। ये काफी कुछ लोकसभा चुनाव जैसा ही है, बस ये राज्य के लेवल पर होता है। हर राज्य को उसकी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। लोग सीधे वोट देकर एमएलए यानी विधायक चुनते हैं, और जिस पार्टी को 50% से ज्यादा सीटें मिलती हैं, वो राज्य में सरकार बनाती है, और उसका नेता मुख्यमंत्री बनता है। तो ठीक है, वोट पड़ गए, गिनती भी हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, खासकर तब जब नतीजे एकदम साफ ना हों। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। सोचिए, अगर किसी एक पार्टी को लोकसभा में वो जादुई 272 का आंकड़ा ना मिले, या किसी राज्य में 50% से ज्यादा सीटें ना मिलें, तो इसे कहते हैं त्रिशंकु विधानसभा। और यहीं से चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों को याद करते हैं। सरकार बनाने के लिए 70 में से 36 सीटों की जरूरत थी। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। बीजेपी को मिली 31 सीटें, एपी को 28 और कांग्रेस को 8। जैसा कि हम देख सकते हैं, कोई भी पार्टी 36 सीटों के बहुमत वाले आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। मतलब एक पॉलिटिकल डेडलॉक। तो फिर इसका हल क्या निकला?
गठबंधन। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया, बहुमत बनाया और सरकार बना ली। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई एक साफ विजेता ना भी हो तो भी पार्टियां मिलकर सरकार बना सकती हैं। अब इस पूरे सिस्टम से हटकर चलिए उस इंसान पर फोकस करते हैं जो इस सबको मुमकिन बनाता है, यानी मतदाता। सिस्टम को समझना एक बात है, लेकिन उस समझ को एक्शन में बदलना बिल्कुल अलग बात है। ये आंकड़ा थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है ना? 2014 में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हर 3 में से 1 रजिस्टर्ड वोटर ने अपना वोट नहीं डाला। हर एक वोट की कीमत होती है, और जब इतने सारे लोग हिस्सा नहीं लेते तो इसका असर हमारे लोकतंत्र के नतीजों पर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि सही उम्मीदवार कैसे चुनें? ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है। अपने इलाके के उम्मीदवार को देखिए, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, उनके इरादे और उनकी पर्सनालिटी, और सबसे ज़रूरी उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इन सब पर गौर करना ज़रूरी है। आखिर में वही हमारे इलाके और हमारी ज़रूरतों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और चलिए इस बातचीत को एक बहुत ही दमदार सोच के साथ खत्म करते हैं। मतदान सिर्फ हमारा हक नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये एक फर्ज है जिसे हम अपने देश के भविष्य को संवारने के लिए निभाते हैं।